झूठे दावे अपनी जगह, टेक्सटाइल की सनत की दास्तान कुछ और। हुकूमत की खास यकीन दहानियां, जवाल का शिकार टेक्सटाइल को सहारा मिल गया। ताजिरों को सब्सिडी की उम्मीदें, सरमायाकारी में इजाफे का रुझान। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसको फेस चैलेंजेस, और इसके साथ साथ जिस पर एम्फेसिस होगा मेरा वो ये होगा कि मुल्क की एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा क्यों नहीं हो रहा। बात बार बार की जाती है मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ा दी जाएगी। हमारे यहाँ ताजिर सनतकार तबके से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं, हमें मराद दो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हम $100 बिलियन तक मुल्क में एक्सपोर्ट ले जाकर दिखा देंगे। और इसके साथ साथ मैं बताऊं, हम मांग और भी चीज़ें हैं। सियासतदान भी कभी कभार इस झोल झाल में बातों के आ जाते हैं और अपने मैनिफेस्टोज में भी ये बात कर देते हैं कि हम $100 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे। क्या ये मुमकिन कभी था भी या कभी होगा भी? बहुत सारे मईशतदान कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल तो बार बार सियासतदान और दीगर ताजिर सनतकार ये क्यों बोलते हैं, और $100 बिलियन कौन सा मैजिक नंबर है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब आसिम साहब चेयरमैन हैं एप्टमा SB जोन के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आसिफ इनाम साहब, बुनियादी तौर पर मेरे जहन में जो उभरते हुए सवालात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम ये है कि मेरे पास किसी ने पैगाम भेजा, और बड़ा पुराना पैगाम है, आपका जानने वाला ही है, उसी ने भेजा मेरे पास, आपका हमारा सबका 2013 का मैनिफेस्टो भेजा PMLN का। उसमें दावा ये है कि पाकिस्तान आई करेगा $100 बिलियन की एक्सपोर्ट। सर 5 साल गुजर गए, $100 बिलियन की एक्सपोर्ट, ये हवाई बातें हमें अच्छी नहीं लगती। चलो बहुत सारे ऐसे आदाफ हैं, डोंट टेक द क्रेडिट फ्रॉम देम। नून लीग ने को बातें की 100% सही नहीं हुई, चलो 20% उन्होंने बात को सच कर दिया, लेकिन बाकी के 80% इकोनॉमिक टारगेट्स जो हैं मेरे ख्याल मीट नहीं हुए। लेकिन मैं क्रेडिट नहीं ले रहा उनसे सारा, क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। आप इस बारे में इत्तेफाक करते हैं कि $100 बिलियन अचीव किया जा सकता था, नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये बिल्कुल पॉसिबल है। खैर इंडस्ट्री से तो किसी ने भी दावा नहीं किया $100 बिलियन का। ये $100 बिलियन इन्हीं के मैनिफेस्टो में था, तो इन्हीं को पता होगा इन्होंने किस तरीके से $100 बिलियन को जो है वो नहीं, मैंने तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सुना है इस तरह की बातें करते हुए। मैंने तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सुना है, वो कहते हैं जनाब $100 बिलियन हम पहुंचा देंगे अगर गवर्नमेंट हमें ये दे दे, गवर्नमेंट हमें जादू की छड़ी दे दे, गवर्नमेंट हमें फलां चीज़ दे दे, हम $100 बिलियन। मैंने तो सुना है। देखिए $100 बिलियन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वियतनाम जो हमारे से बहुत छोटा मुल्क है उसकी $220 बिलियन एक्सपोर्ट है। इंडोनेशिया के सदर जो अभी हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे उनकी 220 से ऊपर एक्सपोर्ट है इंडोनेशिया वालों की। जी, इंडोनेशिया की। तो ये तो एक मामूली बात है। दुनिया के बांग्लादेश की 33 बिलियन है। तो हम में क्या खराबी भाई? फिर जब हम बात करते हैं कि हम दुनिया की 25वीं बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, तो मैंने 25वीं बड़ी इकोनॉमी की एक्सपोर्ट चेक की, वो $170 बिलियन थी। तो एक्सपोर्ट के लिहाज से तो दुनिया की पता नहीं हम कहाँ पे खड़े होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बड़े जोर के ताने मार रहे हैं, यकीन करें 25वें नंबर पे भी नहीं आने दे रहे हमें, कह रहे वहां पे भी 25वें पे भी यू नीड 157 या 70। ऑस्ट्रेलिया था 25वें नंबर पे, 170 बिलियन एक्सपोर्ट्स जी। तो ये तो 100 से नीचे तो अब किसी क्लब में ही नहीं है। और आप देखें कि वियतनाम की जो है वो महीने की एक्सपोर्ट जो है वो हमारे साल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो वो तो वॉर रिडन मुल्क था, वॉर क्या कहते हैं, वहाँ तो जंग हो गई थी, अमेरिका ने जनाब ईंट से ईंट बजा दी थी उनकी और ऐसी तैसी कर दी थी उनकी। दे हैव कम बैक एंड दे हैव प्रूव वेरी। देखिए जब आप 100 बिलियन या 200 बिलियन टारगेट करते हैं तो सिर्फ आप टेक्सटाइल की बेसिस पे नहीं कर सकते। अब इंडिया की जो आप एक्सपोर्ट देखें कि वो अच्छी खासी है, उसमें टेक्सटाइल का शेयर सिर्फ 15% है। और जी उसमें टेक्सटाइल है, फिर उसमें उनकी सॉफ्टवेयर है, फार्मास्यूटिकल है। तो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी 15% ही हो? देखिए हम तो ये चाहते हैं कि हम तो ये बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि जी पाकिस्तान की 30 से 35 बिलियन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो, और वो सिर्फ मुल्क की एक्सपोर्ट का 15-20%। सर पाक स्टडीज की बुक में लिखे गए लातादाद झूठों में से एक बहुत बड़ा झूठ ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए
पाकिस्तान के पास कख कुछ नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, हमारे पास सरप्लस नहीं है, हम प्याज आलू दूसरे ममालिक से मंगा के खाते हैं सर, और सब्जी वगैरह भी हमारे यहाँ अब आप देखें पैकिंग में आ रही है चाइना के। आप तो कम से कम सही बात करें आसिफ इनाम साहब, सही बताएं हमें। देखिए सरप्लस अगर नहीं हो तो वियतनाम भी जब तबाह हुआ था तो उसके पास कोई सरप्लस नहीं था, सरप्लस क्रिएट करे जाते हैं। अब सरप्लस में आप फिर देखिए ये बात मानी जा सकती है, बिल्कुल है। आप सरप्लस इसलिए नहीं है कि हमने सरप्लस क्रिएट करने पे वर्क नहीं किया। आज भी आप देखें पॉलिसी क्या है कि जी 70 लाख घरों को कनेक्शन दे दो, गांव-गांव गैस लाइनें बिज रही हैं, इलेक्शन करीब आ रहा है। आप मुझे बताएं कि जब आपके पास गैस नहीं है, नहीं तो आप इंडस्ट्री की गैस छीन के आप गांव को देंगे, हमें गांव को गैस देने में कोई इतराज नहीं है। आप इंडस्ट्री से कह रहे हैं कि जी आप 13 रुपए की एलएनजी चला रहे हैं, देंगे अवाम को, आप रिजल्ट नहीं दे रहे, तो फिर आप एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे लेके जा रहे हैं, आपको गैस देने का कोई फायदा नहीं हुआ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना मानिए सर। देखिए ये तो हमारी दर्दनाक कहानी शुरू हुई है कि ये 100 बिलियन डॉलर, पता नहीं ये 5 साल का टारगेट था तो ये पूरा हो गया, अगर 1 साल का था तो बहुत पीछे रह गए, 25 के हम 20 पे आ गए। देखिए आते ही जब $110 का तेल था तो हमें 488 की गैस मिलती थी। GITC हम पे 50 रुपये था जिस पे हमने कोर्ट का स्टे लिया हुआ था कि ये इलीगल टैक्स है। जब $18 का तेल था तो 800 रुपये थी, 600 जमा 200। तो मुझे बताएं कि ना हमें तेल का कोई बेनिफिट मिला, ना हमें दुनिया में जो इतना बड़ा सारा डिफ्लेशन आया उसका कोई बेनिफिट मिला, तमाम चीज़ें हमारी तबाह हुई। उस दौरान में आप देखें कि जो 5 साल में हमारी $20 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई 5 ईयर्स पे तकरीबन। तो आपको एक बदखबरी दे दूं अभी, और आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, ये जो अभी आप गैस की कीमत का रोना रो रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ जाए गैस की कीमत तो फिर मुझे पूछना। आपने वो तो एग्रीमेंट साइन किया हुआ कि बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो गैस की कीमत भी ऊपर जाएगी, और अब आप नोट कर लें तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, खरीदना आप महंगी गैस। अब मतलब ये आपका रोना जो है ये और मजीद हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखिए नहीं होगा क्या आप बताएं? नहीं होगा वो, इसलिए कि हमारी 45% इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो 65 हो जाएगी। देखिए जो बंद हो गया उसको अब गैस के उससे आपके मुआहदे से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो 45% इंडस्ट्री बंद हो गया, एग्जैक्टली यही तो बात है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 45% इंडस्ट्री है वो सुबह आप गैस का रेट नहीं देखते कि क्या तेल का भाव है क्या नहीं है, वो बंद ही हो गए, वो बंद ही हो गए, वो आज़ाद हो गए इन फिक्रों से कि जी आपने कितने की गैस नहीं तो फिर अभी क्या कर रहे होंगे घर में बैठ के? जो कर रहे हो बेचारों के जो नसीब में हो, कोई मुकदमे भुगता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पास पैसे थे तो उसने ऑल्टरनेट काम कर लिया, किसी ने मिल की मशीनरी निकाल के गोदाम बना दिया, किसी ने पोल्ट्री फार्म बना लिया, किसी ने दुबई में फ्लैट ले लिए, किसी ने लंदन में अपार्टमेंट ले लिए। देखिए आमतौर पर जो मिल बंद होती है ना वो बेचारा सब कुछ खा के ही बंद होती है। इंसान की कोशिश होती है, ज़िंदगी गुजारी होती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सिवाय इसके कि कोई 5-10% हो जो बाय डिज़ाइन मिल इस तरह बंद करें कि जी उनके पास पैसे रह जाएं, ज़्यादातर तो सब कुछ मुका के काम करने के लिए ही आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और सब कुछ जो बेचारा मिल बंद करता है उसको बहुत कुछ मुक गया होता है। तो ये आप बता रहे हैं कि ये हालात बहरहाल एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। मैं तो सोच रहा था आज आप कहेंगे बड़ा फ्लरिश कर रहा है बड़ा, क्योंकि मैं तो मीठी मीठी बातें सियासतदानों की सुनता हूँ। आज वैसे नवाज शरीफ साहब भी शहर कराची आ रहे हैं, आपको पता है, शायद चैम्बर भी आएँ, शायद फेडरेशन भी जाएँ, वहाँ पर आपके ताजिर सनतकार उनकी बड़ी खुशामद भी करें और उनके बहुत शुक्रिया भी अदा करें। सर नज़रें मिलाएं, सर मुझसे नज़रें मिलाएं आप नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा, फिर आज जाके शोर मचाएं ना उनके आगे। आप अब शोर मचाएं, भी देख रहे होंगे प्रोग्राम, हो सकता है उनके तो जहाज में भी टीवी चलता है। नहीं, क्या इस्तिदा करना चाहेंगे आप उनसे? सर बस ये है कि जो एक्सपोर्ट्स तबाह हुई हैं और उसमें मेजर हाथ, जो आपने भी कहा कि जी हम सब्सिडी की तरफ देख रहे हैं, हम सब्सिडी की तरफ नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि जो हम पे टैक्सेशन की गई है विच कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, जो हमने 4 साल से यही अर्ज की कि भाई ये एक नहीं कोई 18 किस्म की टैक्सेशन एक्सपोर्ट पे की गई जो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। हमारा कर दिया ना जीरो रेटेड, अब दूर कर दी शिकायत सारी। सर अब पहले जीरो रेट ख़त्म हुआ, फिर जीरो रेट हुआ, फिर उसके बाद अब आपका टर्नओवर टैक्स है वो 0.5 का 1.25 है, फिर रॉ मटेरियल्स के साथ छेड़छाड़। दैट इज इररिस्पेक्टिव वेदर यू मेक मनी और यू डोंट। जी टर्नओवर टैक्स इज स्टिल देयर। जी टर्नओवर इज स्टिल देयर, 1.25% हो गया, तो तकरीबन आप इजाफा देखें ना तो 150% इजाफा हो गया ना, 0.5 का 1.25। किताबें सही दिखाते तो ये मसला ही ना होता। जी किताबें तो अब सही दिखा दें तो हमें तो रिफंड की जरूरत पड़ेगी। वाकई में एग्जैक्टली ऐसे हालात हैं? नहीं तो मिले बंद हो गई। आप 45% आप कह रहे हैं ऐसे हालात है, मैं क्या कहूँ बताऊंगा। वो 45% ऐसे तो नहीं है कि जो नालायक हो गए सिर्फ इस 4.5 साल में।
देखिए ये सारे फ्लोरिशिंग प्रोजेक्ट्स थे, और अफसोस की बात ये है कि ये ताना दिया जाता है कि जी छोटे मिल हैं। जो मिल बंद हुए हैं उसमें से मेजॉरिटी ऐसी है कि जो 30 से लेकर 80,000 स्पिंडल तक के थे। ये स्पिंडल और लूम के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी अरसे से मेरे दिल में तजस्सुस, लेकिन एक ब्रेक के बाद ये जानूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम बुलंदो बांग दावों के बारे में जो आज से 5 साल पहले किए गए थे कि मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा। थोड़ा उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी हाथ है, क्योंकि टेक्सटाइल जो है कंट्रीब्यूट्स, लोग बोलते हैं, ए मेजर चंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली बोथ आर इन डिक्लाइन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल एक्सपोर्ट्स। और आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब आसिफ इनाम साहब, जो कि चेयरमैन हैं एप्टमा SB जोन के। जनाब आसिफ इनाम साहब, बुनियादी तौर पर आपसे बात यही हो रही है, आपने कहा कि जनाब वाला इतने अरसे में बड़े बड़े यूनिट बंद हो गए। मैं ये कहता हूँ, आपने कहा ये बड़े यूनिट बंद हुए, आपने गालिबन स्पिंडल्स की रेफरेंस दी कि ये इतने बड़े बड़े यूनिट बंद हुए। मेरे जहन में और बहुत सारे नाजरीन के जहन में तो ये था कि ये छोटे छोटे प्लेयर्स बंद हुए ज़्यादातर, और वैल्यू एडिशन वाले, स्टिचिंग यूनिट्स या 100-200 लोग हायर करने वाले लोग। आप कह रहे हैं बड़े यूनिट भी बंद हो गए, कैसे मुमकिन हुआ ये? जी, उसकी वजह ये है कि जो बड़े यूनिट थे उनका एवरेज काउंट वो था कि जो एनर्जी से सबसे ज़्यादा हिट हुआ। अच्छा। तो जैसी एनर्जी का कंपोनेंट जिस काउंट में जिस रेंज में ज़्यादा था वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो जो फाइनल काउंट यानी बिजली के दाम डिस्प्रोपोर्शनेटली है ना, जैसे अगर एक काउंट है उसमें बिजली का सिर्फ शेयर ही 10% है, एक काउंट है जिसमें बिजली का शेयर 30% है, तो जब आपने बिजली दुनिया से डबल भाव कर दी तो सबसे पहले वही मरेगा ना जिसको 30% है और यान ड्यूटी फ्री और सब कुछ बॉन्ड में अलाउ है, यानी वो सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरे ये इन अदर वर्ड्स कंपोजिट सरवाइव कर गया। देखिए सही बोल रहा हूँ? कंपोजिट जो हैं उनको रिलेटिवली बेहतर रूम मिला है, मगर देखिए प्रॉब्लम में तो सब आए। ठीक है, देखिए एनर्जी तो कंपोजिट हो या सिंगल हो, उसको एक ही हिट पड़ी है। उनको मामूली सा क्रॉस टैक्सेशन में या इंपोर्ट्स में थोड़ी सी फैसिलिटी है, उसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। जो तकलीफ हमारी है वो उनकी है। अच्छा, थोड़ा मुझे ये एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा तजस्सुस होता है बतौर साफ़ी के, पता तो नहीं होता हम लोगों को इतनी डिटेल का। मुझे ये बताइए, स्पिंडल और ये लोम, ये क्या चीज़ है? लोम मालकान सड़कों पे आ गए फैसलाबाद में, लोम मालकान के साथ उनके वर्कर भी सड़कों पे बैठ गए। लोम क्या शय है और ये क्या यान से रिलेटेड है? क्या चीज़ है ये लोम? जी, आम नाजरीन के लिए बताइए, मुझे तो फिर भी थोड़ा जुज़वी तौर पे बताइए। स्पिंडल है जिसको उर्दू में तकला भी कहते हैं, उसके ऊपर यान बनता है। अच्छा। लूम पे जो है वो फैब्रिक बनता है। ये जो फैसलाबाद आबाद हुआ था, तो स्पिंडल फॉर यार्न एंड लूम फॉर फैब्रिक एंड इसी तरह निटेड फैब्रिक भी बनता है। फिर डाइंग फिनिशिंग है उन सब की, फिर गारमेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। आपने बताया ये पूरे प्रोसेस के फेजेस हैं। जैसे एक मरतबा पहले भी आपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील बताई थी, फ्रॉम जिनिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट, जहाँ पे हमारे फिनिश्ड गारमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, चंद लोग आपसे नाराज़ हैं आसिफ इनाम साहब, एप्टमा से। कहते हैं एप्टमा आर्गू तो करता है केस, लेकिन बड़ी मिलों का असल काम तो हम वैल्यू एडिशन वाले कर रहे हैं, हम अपैरल वाले कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग निटिंग वाले कर रहे हैं, हम लोग हौजरी वाले कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं असल काम, और क्रेडिट ये लेकर जा रहे हैं। इनकी तो कोई क्वांटम ऑफ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। सही कहते हैं? देखिए जो हमारे मसले हैं वो बहुत सारे साझे हैं। जैसे गैस का रेट है, बिजली का रेट है, इन तमाम में तो हमारा किसी से कोई इख्तलाफ तो साथ मिलके काम क्यों नहीं करते? आप उनको कहते हैं हम तुमको नहीं मानते, वो आपको कहते हैं बिल्कुल ये आप पराये हो गए। नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। आप अगर देखें, गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल एडवाइजरी बोर्ड बनाया था, लास्ट उसकी 15 मई 2015 में उसकी लास्ट कंक्लूजन थी, वो कंसेंसस एग्रीमेंट था। आपके मेंबर नहीं बन सकते वो? नहीं, अगर जो लूम हैं जिनके पास, वो बन सकते हैं। नहीं, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मतलब वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वैल्यू एडिशन का, वो आपके मेंबर नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। जो कंपोजिट्स हैं, देखिए ये सबको साथ लेकर चलें ना। क्या कहते हैं आप? मतलब मैं माजरत के साथ मैं मुसल्लत तो नहीं कर सकता। नहीं, वो ज़ाहिरी बात है, हमारा एसोसिएशन का अपना जो चार्टर मैंडेट है, वो उसका एक
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत ही हम मेंबर ले सकते हैं। मतलब उसमें कंपोजिट आते हैं, और कंपोजिट वालों का भी बहुत बड़ा जी, बिजनेस है, बहुत बड़ा वैल्यू है। एडिशन वालों का। अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली जो एप्टमा के मेंबर्स हैं, दे कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द एक्सपोर्ट। वो सारा आपका डेनिम सेक्टर हमारे पास है मेंबर, टावल के तकरीबन आप 50-60% एक्सपोर्ट जो है वो एप्टमा मेंबर है। तो इसी तरीके से कवरेज पूरी है हमारी, और हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसी तो कैन यू policies डेवलप बने। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म? मतलब नहीं, मैंने आपको बताया, आई शुड नॉट बी सजेस्टिंग दिस मैं आपको थिंग्स, बट बताऊं देयर इज कि- नो हार्म इन। जी हुआ ये है कि जब टेक्सटाइल एडवाइजरी बोर्ड की सारी सजेशन बन गई, यूनानिमस हो गई। नहीं, टेक्सटाइल एडवाइजरी बोर्ड है क्या? नहीं नहीं, इज इट अ गवर्नमेंट बॉडी? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब हमने लास्ट पीएम साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को प्रेजेंटेशन हुई थी, एक दिन पूरा आपको याद है कि इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को बुलाया गया था। बड़ा मजा आया था। उसके बाद पीएम साहब ने अपनी, आप लोगों को टेक्सटाइल पैकेज भी मिला था उसके नतीजे? नहीं, उसमें कुछ नहीं मिला था। उसके नतीजे में नहीं, वो 1 साल लगा उसमें तकरीबन। तो इतना ही टाइम लगता है पाकिस्तान में काम नहीं होने सर, वो उस वक्त 23 बिलियन थी एक्सपोर्ट, एंड इट वाज प्रोजेक्टेड टू गो डाउन। वो मिला जब वो 20 हो गई और 18 के आसार नजर आने लगे। अच्छा, यानी यानी अगर आप बोल रहे हैं कि last इट वाज नॉट प्रोएक्टिव, इट वाज रिएक्टिव। इट वाज अ रिएक्टिव पैकेज, और प्रोएक्टिव तो तकरीबन कुछ भी नहीं हुआ। ओके, सो यू आर सेइंग कि दे टुक इट वेरी सीरियसली, बट आफ्टर जब 20 होके 18 के आसार नजर आने लगे, तो फिर एकदम उनको लास्ट ईयर अगर ये जनवरी में पैकेज नहीं आता तो आप 18 भी क्लोज होते। ये जो बाद में 8-10% उस पीरियड में बढ़ी है बिटवीन जनवरी टू जून एक्सपोर्ट, उससे फ़र्क पड़ा है। भाई ये जो खुशखबरियाँ और पटाखे फोड़े कि आपको जीएसपी प्लस दिया, आपको जनाब बिजली के नर्ख आपके लिए कम किए, आपके लिए दुनिया जहाँ के काम वाम लिए, यहाँ पर मुझे जो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे पूछता हूँ कि सारी मराहत आपको दी गई, लेकिन उसका फ़ायदा फिर क्या हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब हम मुल्क की टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में और मुल्क की एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो मुस्तकिल तौर पर प्रेशर के अंडर में है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, और एक्सपोर्ट्स के बारे में बुलंद व बांग दावे करने वाले पता नहीं कहाँ चले गए। आज आसिफ इनाम साहब गवर्नमेंट को काफ़ी कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और एहतसाब भी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है मैं तो इतना एहतसाब नहीं कर सकता आसिफ इनाम साहब, बुनियादी तौर पर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये वन साइडेड बात हो जाएगी। लेकिन कोशिश करूँगा मुस्तकबिल के अंदर कि कॉमर्स मिनिस्टर और टेक्सटाइल के जो भी मुशीर या वज़ीर हों उनको भी दावत दें, प्रोग्राम के अंदर आपके साथ बिठाएं, फिर आप अपनी शिकायत उनके सामने रख सकते हैं। जी आसिफ इनाम साहब, तो आप बात कर रहे थे जनाब सब्सिडी की कि आपकी एक्सपेक्टेशन है और वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कहा हमने सब्सिडी की तरफ हमारी तवज्जो नहीं थी। पैकेज आपको ऐसे प्यारे प्यारे पैकेज दिए, दुनिया में उनकी तारीफ हुई, वो पैकेज आपको दिया, जीएसपी प्लस दिया, लोगों ने तो पटाखे भी फोड़े इस पर, खुशखबरी के ऊपर नाच गाने भी हुए टीवी के ऊपर, भंगड़े डले ढोलों की थाप के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे कैसे मान लूँ मैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? जी आसिफ इनाम साहब। एक तो पहले मेरी क्या मजाल है कि मैं किसी को एहतसाब या कटहरे में खड़ा करूं, मैं तो कमज़ोर सा आदमी हूं। मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। अब उसकी जो भी आप वो खुद ब खुद एहतसाब हो रहा है ना उसी की बुनियाद पे। मतलब ना हमारा मैंडेट है एज एसोसिएशन कि हम इस किस्म की बात करें, हम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्टिव ही हैं। ये तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि जो हमारा टेक्सटाइल एडवाइजरी बोर्ड में ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले तय हो गया था, और ये तमाम एसोसिएशन का कंसेंसस था। और इसी पे, और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो ये है कि जहाँ हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउट ऑफ लाइन है इन एडजस्टमेंट विद आवर कॉम्पिटिटर्स, उसको रेशलाइज करें। व्हाट इज द बिगर चैलेंज? एक्सेस टू द मार्केट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस? एक एक करके बताना पड़ेगा। तीनों, देखिए ये तीनों है। ये इस मैं आपसे एक मिसाल, कोई तो लिस्ट होगी ना। देखिए इंसान है, जैसे आपसे मैं अगर पूछूं कि जी आपका दिल इंपॉर्टेंट है, जिगर इंपॉर्टेंट है या गुर्दे इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, बस ख़त्म। इसी तरीके से ये तमाम चीज़ है। ये जब जिस्म एक सेहतमंद जिस्म के लिए आपके जिस्म के हर ऑर्गन का सेहतमंद होना ज़रूरी है, इसी तरीके से मुल्क की सेहत के लिए एक्सपोर्ट का सेहतमंद होना ज़रूरी है। वरना कोई मुल्क का अगर एक्सपोर्ट ख़राब हो, वो कहे कि जी ठीक है ये तो एक उज़ू है, तो आई डोंट थिंक सो, इट विल बी अ सिक मैन।
जुज़वी तौर पर आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन आपको मुझे बताना तो पड़ेगा कि आप तंग किस बात से हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से तंग हैं। देखिए सबसे बड़ा जो देखिए ना, गवर्नमेंट तो ये कहेगी हमने आपको मार्केट एक्सेस दे दिया, जीएसपी प्लस दे दिया, वगैरह 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 वगैरह, तो वो कहेंगे जनाब हमने तो सारा काम आपको करके दे दिया। आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो फिर कहेंगे हम बिजली की कीमत कम कर दी, आपको आपके जीएसटी के रिफंड दे दिए, आपको बेहतरीन किस्म का पैकेज दे दिया, आपको ईडी वो क्या कहते हैं उसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस या एक्सपोर्ट फाइनेंस दे दी, और क्या चाहिए आपको? सर देखिए, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी उसके आने से जो भी इंटरिम गवर्नमेंट से पहले 9 रुपए की बिजली थी और 488 रुपए की गैस थी। ये जरदारी दौर की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ दौर की बात? जरदारी दौर की, मुशर्रफ में थोड़ी और कम थी। नहीं, मैंने कहा ममनून दौर की बात कर रहे हो तो बताइए। नहीं, ये अब आप ये देखें कि ये 488 गलत हो गया, ये 488 से 600 हुई, फिर 50 रुपए के जीआईडीसी 200 रुपए किया, तो ये 800 रुपए की कॉस्ट आ गई, और बिजली को 9 रुपए से उठा के सीधे 15 या 16 रुपए किया गया। उसके बाद उस पर एफएसी अलग आता था। तो जब यहाँ आए थे तो तब आप कहते हैं ना, आज फिर आए आप कहें ना उनको, सर हमने तब तो सबने आम में आम मिलाई, बहुत आला बात की जनाब नवाज शरीफ साहब, आपने बहुत बेहतरीन काम किया, इसहाक डार साहब आए गले मिले। मैंने तो यहाँ पे जो टीवी पे देखा था, आपको बता रहा हूँ, आपके सारे ताजिर सनतकार यूं कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तड़प रहे थे, इसहाक डार साहब के नज़दीक में आने के लिए तड़प रहे थे। किसी तरह हमारी तरफ भी देख लो। हाँ, नहीं सर, नहीं तो बहुत कम मुलाकात रखी है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, ताजिर सनतकार। नहीं, इंडस्ट्री से तो वो ज़्यादातर ट्रेडर या इंपोर्टर्स जो फ़ायदे में रहे, मतलब आपको ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट का फ़ायदा इंपोर्ट में हुआ, जो इंपोर्ट 35 अरब की आज 60 अरब पहुंच गई हैं, तो जिन लोगों को फ़ायदे हुए हैं उससे। आजकल तो बादशाहत इंपोर्टरों की है जनाब। जी बिल्कुल है, मतलब सो लॉन्ग एज यू कैन फाइनेंस इट, उनकी बादशाहत रहेगी। तो इन द फ्यूचर ऑल्सो थैंक्स टू सीपेक यू आर गोइंग टू बी एन इंपोर्टर, डोंट थिंक यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स टू चाइना। अगर आपको किसी ने ये मतलब बताया होगा कि आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, फैसलाबाद में कौन से चाइना वालों ने आके यूनिट लगा लिया? यहाँ तो बड़ा शोर कर रहे थे आपके ताजिर सनतकार के टेक्सटाइल यूनिट लगा देंगे, फैसलाबाद में कौन सी यूनिट लगाई आप मुझे बताएं। एक में शायद उन्होंने पार्टनरशिप की थी, वो आई डोंट नो कि किस स्टेज पे वो हुई है एग्जीक्यूट या नहीं हुई है। आप देखिए कि $20 बिलियन उनका वियतनाम में इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ 1 साल में। तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? विदाउट गारंटीड, यहाँ तो आपने 18। हम तो पहाड़ों से ज्यादा ऊंचे, दरियाओं से ज्यादा गहरे, समुद्रों से ज्यादा पता नहीं क्या हम उनके साथ है, तो $20 बिलियन यहाँ लगाने चाहिए थे टेक्सटाइल सेक्टर में। सर मेरी बात आप और सुने, जब आप 18% और 20% गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो ऐसे वेंचर में जाएं जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। सुबह पॉलिसी चेंज हो जाए, सुबह पता चले कि जी मुल्क में फसल ख़राब है, उसके बावजूद ड्यूटी लग जाए, वो इस टेंशन में क्यों पड़े? आप जब उन्हें गारंटीड बॉन्ड लाइक रिटर्न दे रहे हैं कि जी आप विंड लगा लें, कोयला लगा लें और 18% रिटर्न लें डॉलर में, सो दैट मींस यू आर नॉट एनकरेजिंग देम टू पुट अप इंडस्ट्री। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी 18% वाली, तो वैसी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे ना, आपकी इंडस्ट्री बेहतरीन हो जाएगी। और आपको क्या चाहिए? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से तो नहीं चलती ना सर। भैया आपका बिजली की शिकायत है, बिजली लगा देंगे। तो बिजली कितने की भी तो एक मसला है ना। अगर आप सारी दुनिया में बिजली 7 सेंट की है, आप हमें 18 सेंट की बिजली दे दें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसका तयन करना उनका काम नहीं, उसका तयन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। नहीं सर, वो उसका तयन उसी दिन हो जाता है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि वो कितने की बिजली खरीद रहे हैं। ओह यस, वो थोड़ी है। और जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर आपने कायदे आज़म सोलर पार्क में 24 रुपए की बिजली ले ली, तो वो तो 24 रुपए की अब कंज्यूमर को होगी। अब आप कहेंगे कि जी इसको अब आप सब्सिडाइज करें, तो अब दुनिया में तो 2.5 सेंट में भी सोलर हो गई, और 6 सेंट में और 5 सेंट में। आप तो मेरे साथ आप कह रहे थे कि आपको कंटेंशन है जनाब, 60% का तो छोड़ें, जो बाकी 40% आपके लोग जो हैं उन्होंने गैस का सामान लगाया हुआ है, उनसे भी तो पूछे उनके दिल पे क्या गुजर रही है। LNG की कीमत ऊपर जाएगी जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाएगी। पूरा मुल्क परेशान है, खाली हमारी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती, हमारी जो पेट्रोल आएगा उसकी कीमत के साथ आपकी गैस भी जुड़ी हुई है जनाबे वाला। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इंतहाई तकलीफ में। और देखिए LNG के 2 हिस्से हैं। एक तो LNG जो गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है कि आपने तो हर हाल में पेट्रोल या LNG इस्तेमाल करनी है गाड़ियों में, ठीक है। वो तो इंटरनेशनल मार्केट तो से आप तो कहते हैं कि इतनी कुदरती गैस है कि 50,000 साल तक खत्म नहीं होगी, ये किस तरह खत्म हो गई? ये सारी गांव और मतलब आपका तकरीबन 10 साल से इंडस्ट्रियल कनेक्शन पे पाबंदी है और डोमेस्टिक कनेक्शन खुले हुए हैं, तो ये रोज एक इंडस्ट्री की गैस लेते हैं और जाके गांव को दे देते हैं। आप मुझे बताएं, यानी हमारा चूल्हा ना, ये मुझे बड़ी चुभती है बात जब ताजिर सनतकार ये बात करते हैं, क्यों हमारे घर में चूल्हा ना जले? क्यों नहीं जले?
तो फिर गैस के बगैर कैसे चलेगा? हम क्या पत्थरों के दौर में चले जाएं, लकड़ियां जलाएं? तो इंडस्ट्री से गैस लेके आप चूल्हा जलाएंगे तो वो किस तरीके से होगा? तो ये तो आप इनसे LPG पूछे, पाक स्टडीज की किताबों में क्यों लिखते रहे 50,000 साल की गैस है और इस गैस का नाम सुई गैस है और पाकिस्तान में ही कुदरती गैस मिलती है, बाकी सारी दुनिया कंगली भिखारी है, सिर्फ हमारे पास सब कुछ है दुनिया का। ये तो आप इनसे पूछे जिन्होंने हमें मिसफीड किया। सर वो आपने ज्योग्राफी की किताब कब पढ़ी थी? सर बचपन में। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? तब कम थी आबादी, ठीक है, कम थी, 8 करोड़ तक होगी मेरे ख्याल। सर मैंने तो 6 करोड़ पे पढ़ी थी, आपने पता नहीं, मुझसे अगर बड़े हैं तो आपने शायद 4 करोड़ पे ही पढ़ी हो। नहीं खैर उम्र के ऊपर तो मैं कोई बहस आपसे नहीं कर सकता, लेकिन यह कि बुनियादी बात यह है कि जहाँ तक बात रही है इसकी, तो कुदरती गैस तो हमारे पास अब ख़त्म हो रही है। आपने कहा ऑप्शन इज़ LNG। सर कुदरती गैस की जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन नहीं हुई है 5 से 7 साल में, जो थी वही है, बल्कि कुछ शायद बढ़ी हो। प्रॉब्लम है कि आपने उसकी इंडस्ट्री की एलोकेशन लेके उसको डोमेस्टिक कमर्शियल तंदूरों में जला दिया है। अब आप उस इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप महंगी गैस इस्तेमाल करें, या तो इसका तरीका यह है कि महंगी आपको गैस दे रहे हैं सर, आपका टैरिफ सबसे बेस्ट नहीं है। किसका सबसे महंगा है? आपका इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ भी सबसे कम है, गैस का नहीं है कम। एक तो इलेक्ट्रिसिटी में आप कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा। सारी दुनिया में इंडस्ट्री बल्क कंज्यूम करती है, 11,000 kVA पे सारी दुनिया में टैरिफ कम होता है। अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो 3 गुना का फर्क है डोमेस्टिक टैरिफ और इंडस्ट्रियल टैरिफ में। इंडस्ट्रियल टैरिफ तो शायद हमारा जर्मनी से महंगा है आज भी, यानी तकरीबन 33% होगा वो दाम जो कि एक आम कस्टमर यूज कर रहा होगा। 3 टाइम्स। अगर जर्मनी में इंडस्ट्री के लिए 6 सेंट है, 6 यूरो है, 0.6 यूरो, तो वो घर के लिए 24 है। अच्छा, यानी इतना फर्क है? इतना फर्क है क्योंकि उसमें खर्चा बहुत आता है। आप लो टेंशन के ऊपर डिलीवर कर रहे होते हैं, आपका ट्रांसमिशन लॉस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। दे इनकरेज महंगा करते हैं। और इंडस्ट्री जो है वो बल्क कंज्यूमर है, 11,000 kVA है, आपका लाइन लॉस तैयार हो जाए सख्ती के लिए, क्योंकि जनाबे वाला ये तो शुक्र करें इलेक्शन गर्मियों में आ रहा है, वरना आपकी गैस होती बंद और आवाम की खुल जाती। वरना जनाबे वाला वोट कहाँ से पड़ेंगे? आप दूसरों का नहीं सोचते, बस सिर्फ अपना सोचते हैं। ये सियासतदान क्या करेंगे? इन्होंने फिर क्या काम करना है? अगर ये आपको सारी गैस दे देंगे तो वोट कहाँ से आएगा इनके पास? आप बताएं। बांग्लादेश में कैसे आता है? बांग्लादेश को तो कंगला कहते थे, बांग्लादेश को तो हम गंदा कहते थे, बंगालियों को तो हम बुरा भला कहते थे हमारी मईशत के ऊपर बोझ है, इनको हटा दो। आज इन्होंने 33 बिलियन कैसे किया एक्सपोर्ट? आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं। 35 कैसे की? अब आपको मैं बंगाल का मॉडल बता दूं ना। बंगाल में घर में गैस आती है $6 की, और इंडस्ट्री को आती है $3, 300 तकरीबन MMBTU के हमारे बराबर। यानी कितनी बनी? मतलब आधी? आधी, मतलब 600 हमारे तकरीबन पाकिस्तानी रुपए के बराबर घर की गैस है, ठीक है, और 300 रुपए इंडस्ट्री की है। हमारे यहाँ घर की 200 है और इंडस्ट्री की 800 है। तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी या बांग्लादेश की चलेगी? वहाँ भी सियासतदान है, वहाँ भी डेमोक्रेसी है। कुछ चीजों पे लोग तो मजाक उड़ाते थे यहाँ के, कहते थे वहां पे कोयला भी नहीं निकलता, ये बोझ है हमारी मईशत के ऊपर। सर वहां तो अभी भी कुछ नहीं है, एक रुई का वो कहते हैं उनके पास कोई रुई पैदावार नहीं होती, तो वो कैसे बेच रहे हैं फिर $35 बिलियन का सामान, और हमसे बेचा नहीं जा रहा? सर रुई तो दुनिया में बिकती है, 4 करोड़ बेल है, दुनिया में जो पैसे दे वो खरीद ले। रुई ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ आपके यहाँ उगती है और आप बैन कर दें तो पूरी दुनिया में बंद हो जाएगी। तो फिर हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। आप फिर इसका मतलब फिर आप रुई में सरप्लस है। एक आपके पास गन्ना है, वो आपको 20 रुपए किलो सब्सिडी देके उसकी चीनी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक चावल है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई है ही नहीं। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है फिर पॉलिसी मेकर सही बोल रहे हैं ना कि आपके पास एडवांटेज नहीं है, तो आप फंस गया। मैं नहीं फंसा सर, ये तो कौम फंस गई। ये आप 60 बिलियन और 20 बिलियन एक्सपोर्ट कितने दिन चलाएंगे? अब तो आप ये बताएं मुझे। मैं छोड़े, आप हमसे सवालों का टाइम गया। हम तो 5 साल, हाँ हम तो 5 साल भुगत चुके, जो गुजर गई 45% इंडस्ट्री बंद हो गई। अब तो आप कैसे बचाऊं? आपको कैसे बचाऊं? दुनिया जब वो कह रहे हैं हमारी जेबें तो झाड़ दी सारी टेक्सटाइल वालों के लिए, अब और क्या दें? आप बताएं क्या? वो कह रहे हैं $2 अरब का आप लोगों को पैकेज दिया था, अराउंड दैट। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। और वो पैकेज तो ज़्यादातर हमारे जो लोकल टैक्स हैं जो एक्सपोर्ट नहीं हो सकते उसके इवज है। DLTL, डोमेस्टिक लेवीज एंड टैक्सेस, उसका नाम तो पढ़ लें। क्या जो लेवीज एंड टैक्सेस डोमेस्टिक हैं उसके बदले है। अच्छा, यानी आपको कंपनसेट कर रहे हैं? नहीं, कंपनसेट नहीं है सर, रिफंड ऑफ टैक्सेस। ऐसे इतना बड़ा अमाउंट रिफंड के तौर पर? सर आप टैक्सेस तो देख लें। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब एक आदमी यान बनाता है, फिर वो कपड़ा बनाता है, फिर वो उसको फिनिश करता है, 3 प्रोसेस पे 3.25% तो सिर्फ टर्नओवर टैक्स लग जाता है।
तीन को मल्टीप्लाई तो करें 1.25 से, 4.25% तो एंड प्रोडक्ट तक खाली टर्नओवर उसके ऊपर लग चुका होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक टैक्सेस अलग हैं, हर चीज़ में तो टैक्स है। आपकी शिकायतें सुन के तो यकीन करें मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन आपकी बात सही है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना बचाया गया तो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? सर देखिए, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी तो 43% हमारा शेयर था टेक्सटाइल का, अब जा रही है तो 60 है। जब 43 पे इन्होंने कहा था हमें कोई, जब हमने शुरू में बात की कि ये टेक्सटाइल तबाह हो जाएगी, उन्होंने कहा हमें चाहिए ही नहीं। तो वही बता रहा हूँ ना, पॉलिसी मेकर्स की विजन है। आप मतलब ये विजन, सर वो विजन का फिर ये नहीं होता ना, ये 43 की 23 होती, इतनी एक्सपोर्ट बढ़ जाती, 43 की 60 हुई तो बाकी चीज़ें तो इससे ज़्यादा ख़राब हो गई। चलें, लेट्स होप के पॉलिसी मेकर्स इसको रीथिंक करें। देखिए, मैंने आपके साथ बात ये भी करनी थी कि तहरीक इंसाफ वालों ने जो है वो भी कोई टेक्सटाइल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक ने अचानक जो टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की है, इसके पीछे क्या वजूहत है, इसके पीछे क्यों प्लानिंग कर रहे थे। अचानक के माने ये है कि जाहिर बात है बाकी पॉलिसियों से पहले, इसका मतलब दे आर टेकिंग टेक्सटाइल सीरियसली, बट आई डोंट नो हाउ सीरियस दे आर अबाउट अदर थिंग्स। प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है। जनाब आसिफ इनाम साहब का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।